नमस्कार। आज हम बात करेंगे ड्रामा की। देयर हैव बीन गिवन 4 लिटरेरी फॉर्म्स, शॉर्ट स्टोरी, सोनेट, एलिजी और ड्रामा। और आज हम ड्रामा जो है उसको देखेंगे। ड्रामा लिटरेरी फॉर्म जो है वो इतना बड़ा टास्क जो है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इट इन वन सेशन। एक सेशन में इसको पूरा करना जो है वो बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम इसकी इम्पोर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको जो वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर के जो है। सबसे पहले आप देखेंगे 2016 में जो है ये क्वेश्चन जो आपका आया था रीट एग्जाम में कि ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोइट्री एज इट हैज़ मेटाफर, इट हैज़ एन एक्शन, इट हैज़ राइम स्कीम, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्टेंजाज। तो इट हैज़ एक्शन वाज द करेक्ट आंसर। क्यों था, कैसे था, हम इसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है आपका एक तरीके से जो है नेक्स्ट जो है आपका रहेगा 2018 में ए पर्सन हु राइट्स ए प्ले इज, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्ले राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले राइट कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपके एक तरह से रूटीन क्वेश्चन कह सकते हो, आप इजी क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन फिर भी हम आने वाले एग्जाम को लेकर के पूरी तरह से तैयार रहें ताकि कुछ भी इसमें से पूछा जाए तो हमारा गलत ना हो। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि ड्रामा इज ए वर्क इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बाय द एक्टर्स। इट इज एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन थ्रू डायलॉग्स, है ना। सबसे पहली बात जो है वो अ वर्क इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, अ वर्क इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, जो पहली जरूरत जो है ना, बाय द एक्टर्स, और इट इज एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन थ्रू डायलॉग्स, है ना। माने आप क्या करते हो, किसी एक्शन जो है उसको इमिटेट करते हो, उसकी नकल करते हो ड्रामा के अंदर। तो नंबर 1 इनएक्शन शब्द जो है जहां आ जाएगा, एक्शन शब्द जहां पर आ जाएगा, एक्टर्स शब्द जहां पर आ जाएगा, है ना, और डायलॉग्स जो है जहां पर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे मिलकर के ड्रामा जो है उसकी डेफिनेशन को बनाते हैं, नाटक जो है उसको बनाते हैं। माने विदाउट डायलॉग्स देयर कैन बी नो ड्रामा, विदाउट एक्शन देयर कैन बी नो ड्रामा, है ना, विदाउट करेक्टर्स देयर कैन बी नो ड्रामा। करेक्टर्स तो हम दूसरी जो फॉर्म्स होती है उसमें भी देखते हैं। तो खास करके एक्शन और डायलॉग्स जो है उसको आप याद रखेंगे। ड्रामा जो टर्म है ना, अगर जो हम इसकी एटमोलॉजी जो है उसकी बात करते हैं, एटमोलॉजी की, तो ये ड्रामा शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से आता है और इसका भी मतलब क्या होता है, एक्शन ही होता है। ये ड्रामा शब्द जो है आपका वो ग्रीक वर्ड से आता है और इसका मतलब भी एक्शन ही होता है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि जो ड्रामेटिक टाइप्स जो हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है वो देखेंगे, छोटा छोटा आपको ध्यान रखना, आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना है। जैसे हम मिस्ट्री प्लेज की बात करते हैं, है ना, मिस्ट्री प्लेज जो है वो क्या होते हैं कि दीज वर द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। बाइबल की जो कहानियाँ थी ना, है ना, वो बाइबल से कहानियाँ लेकर के जो प्लेज लिखे गए थे, सबसे पहले लिखे गए थे, वो मिस्ट्री प्लेज जो है वो कहलाते हैं। और मिराकल प्लेज जो है उसमें सेंट्स जो हैं उनके द्वारा जो मिराकल परफॉर्म किए जाते थे, वो मिराकल प्लेज जो हैं उसमें आते थे, है ना। ड्रामा के विकास के क्रम में, डेवलपमेंट में, ये तीनों टर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपने देखा मिस्ट्री प्लेज, फिर मिराकल प्लेज। मिस्ट्री प्लेज का मतलब बाइबल से जो है वो कहानियाँ ली जाती हैं, और मिराकल का मतलब मिराकल्स ऑफ द सेंट्स। और तीसरा है मोरलिटी प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट। माने दे प्रेजेंटेड द पर्सोनिफाइड करेक्टर्स, दे वर्कड एज एन एलिगरी, है ना। पर्सोनिफाइड करेक्टर से हमारा क्या मतलब है? सपोज करो कि स्टेज के ऊपर जो है हमने 2 लोगों को खड़ा कर दिया। अब 2 लोग कौन है? पर्सोनिफाइड करेक्टर है। एक तरफ एंगर, एक तरफ जेलेसी, गुस्सा और ईर्ष्या, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो पर्सोनिफाइड करेक्टर्स जो हैं वो हो गए। तो इस तरह का कोई ड्रामा है ना, पहले जो है वो एलिजाबेथन एज जो है उससे पहले, तो उसको हम मोरलिटी प्ले जो वो कहते हैं। एलिजाबेथन एज में भी जो है मोरलिटी प्ले जो है वो लिखे गए थे, बहुत ही पॉपुलर थे। डॉक्टर फास्टस जो है वहाँ पर एक एपिसोड जो रहता है 7 डेडली सीन्स एपिसोड, तो वो उसको मोरलिटी प्ले बनाता है ना। तो मोरलिटी प्ले का मतलब एब्स्ट्रैक्शंस, पर्सोनिफिकेशंस, पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एलिगरी जो शब्द है ना वो क्या है? मतलब एलिगरी एक स्टोरी भी हो सकती है, पोइम भी हो सकती है ना, और मतलब कोई भी लिटरेरी फॉर्म हो सकता है। एलिगरी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इट हैज़ ऑलवेज 2 मीनिंग्स, वन इज ऑन द सरफेस एंड द अदर इज हिडन। एक सरफेस पर है और एक आपका जो है वो
हिडन है, माने छिपा हुआ है, वो उसको हम एलिगरी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप स्टेज के ऊपर एंगर को, जेलेसी को दिखाएंगे तो एक तरीके से आप उनको एलिगराइज कर रहे हैं, उसको एलिगरी के तौर पे प्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। 1 इज मिस्ट्री प्लेज, बाइबल। 2 इज मिराकल, मिराकल किसके? सेंट्स के। एंड द थर्ड वन इज मोरालिटी प्लेज, और मोरालिटी प्लेज का मतलब है पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद है ना, जाहिर सी बात है, ट्रेजेडी की बात करेंगे, कॉमेडी की बात करेंगे। ट्रेजेडी की जब हम बात करें, है ना, तो हमें इसको देखना है कि भाई ट्रेजेडी को हम कैसे लें। भाई ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। जैसे आपने मिराकल, मिस्ट्री और वो पढ़ा, वैसे ही ट्रेजेडी की अगर जब हम बात करें तो ट्रेजेडी, है ना, प्ले दैट एंड्स विद द डेथ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, है ना, जिसका अंत जो है वो नायक की मृत्यु के साथ जो होता है, वो आपका ट्रेजेडी जो है वो कहलाता है। दुखांत जिसको आप बोलते हो, दुख के साथ अंत जिसको आप बोलते हो। तो ट्रेजेडी क्या है आपका? इन द ब्रॉड सेंस ट्रेजेडी डेपिक्ट्स द फॉल ऑफ ए हीरोइक फिगर थ्रू सीरियस एक्शन, है ना, फॉल ऑफ ए हीरोइक फिगर थ्रू सीरियस एक्शन। सीरियस एक्शन जो है के जरिए किसी हीरोइक फिगर, जो कि आमतौर पे नायक होता है, प्रोटोगनिस्ट होता है, उसके फॉल को, उसकी डेथ को जो है वो बताती है, वो ट्रेजेडी होती है। और ट्रेजेडी की बात करें और अरिस्टोटल जो है उसकी बात ना करें तो भी ठीक नहीं है। जैसे अरिस्टोटल जो है वो ये कहते हैं चैप्टर 6 में ट्रेजेडी की डेफिनेशन देते हैं अपने वर्क पोइटिक्स के अंदर, है ना। अरिस्टोटल ने क्या लिखा था? पोइटिक्स। अरिस्टोटल अपने वर्क पोइटिक्स में चैप्टर 6 में ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो है वो देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट इन इटसेल्फ, ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, अफेक्टिंग द प्रॉपर कैथारसिस ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, है ना। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट इन इटसेल्फ, of a certain magnitude, affecting the proper catharsis of the emotions of pity and fear, है ना। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रेजेडी जो है वो आपका एक इमिटेशन ऑफ एक्शन तो है ही, सीरियस भी है, कंप्लीट इन इटसेल्फ से हमारा मतलब क्या है? मतलब दैट हैज़ ए बिगिनिंग, मिडल, एंड, माने उसके अंदर बिगिनिंग भी होना चाहिए, मिडल भी होना चाहिए, एंड भी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। माने आप जब बाहर निकलें थिएटर से तो ऐसा ना हो कि आपके मन में क्वेश्चंस जो हो बाकी रह जाए, है ना। जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, सर्टेन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है शब्द जो है इसको हम जनरली बोलते हैं आपका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेजेडी, समझ रहे हैं आप? पीरियड, है ना, टाइम, मैग्नीट्यूड, लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेजेडी, है ना। भाई कितनी देर जो है वो आपका नाटक चलेगा, वो मैग्नीट्यूड जो है उसका होता है, लेंथ होती है, ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है ना। और सबसे बड़ी बात, है ना, अरिस्टोटल ने एक शब्द यूज किया, कैथारसिस ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। एक ही बार यूज किया पूरी पोइटिक्स में, उन्होंने कभी नहीं बताया, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है कि व्हाट ही एक्चुअली मेंट बाय इट, कि उसका मतलब क्या था। अलग अलग क्रिटिक्स इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सिंपली हम कैथारसिस को बोल देते हैं आउटलेट ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। कैसे? अब ट्रेजेडी है तो जाहिर सी बात है इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर जो है वो अराइज होंगे। अब उनका कैथारसिस भी होना चाहिए, माने उनका उद्गम भी होना चाहिए, उनका आउटलेट भी होना चाहिए, है ना। कैथारसिस ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। इसमें एक चीज और जो आप याद रखेंगे, फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है आपका, आपसे पूछेंगे फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है। तो फंक्शन जो है आपका वो है आपका टू अराउज, है ना, द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, टू अराउज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, पिटी एंड फियर, ये आपका फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी कहलाएगा, टू अराउज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेजेडी को लेकर के याद रखें कि अरिस्टोटल ने इसकी डेफिनेशन जो दी थी वो चैप्टर 6 में दी थी। अब इस डेफिनेशन को अगर जो आप याद करें तो भी अच्छा है। इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट इन इटसेल्फ, अफेक्टिंग द प्रॉपर कैथारसिस और परगेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। कैथारसिस और परगेशन दोनों का मतलब एक ही होता है, माने आउटलेट, बाहर निकाल, माने वट एवर द इमोशंस पिटी एंड फियर जो है जो आपके अंदर अराइज हुए हैं उनको आउटलेट भी मिलना चाहिए, उनको उद्गम भी मिलना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अरिस्टोटल ने 6 पार्ट्स बताए थे। एक पहला प्लॉट, और इसी
आपको याद रखना है, दूसरा करेक्टर, तीसरा थॉट और चौथा डिक्शन और पांचवा जो है वो सॉन्ग और छठा जो है वो आपका स्पेक्टिकल, है ना। तो आप चाहें तो स्पेक्टिकल को ऊपर ले सकते हैं, सॉन्ग को नीचे ले सकते हैं, क्रम सीक्वेंस जो है। प्लॉट जो है आपका क्या होता है, प्लॉट कंसिस्ट इन इवेंट्स, है ना। अब एक बात बताओ, नाटक होगा, घटनाएं होंगी, या आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, पहला दृश्य ये है कि नायक जो है वो आपका रोड पर बाइक पर जा रहा है गाना गाता हुआ, दूसरा दृश्य जो है वो ये कि उसका जो है वो लड़ाई हो जाती है किसी के साथ में, तीसरा दृश्य ये है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तो ये जो सीन्स जो हैं, दृश्य जो हैं, इवेंट्स जो हैं, घटनाएं जो हैं, इनका जो अरेंजमेंट जो है आपका, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स जो है उसको हम प्लॉट कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी थीम, स्टोरी थीम से अलग होता है। प्लॉट का मतलब अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का सामंजस्य जो है, अरेंजमेंट जो है वो आपका प्लॉट कहलाता है। और प्लॉट के बारे में अरिस्टोटल जो है उन्होंने एक बात कही थी कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये बात कही थी। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आउट ऑफ दीज 6 इज प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, है ना। तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद हम करेक्टर की बात करें, है ना, उसमें आपका प्रोटेगोनिस्ट जो है वो रहेगा। प्रोटेगोनिस्ट में क्या विशेषताएं होती है, नायक कैसा होना चाहिए, इसकी भी बात की अरिस्टोटल ने, हम भी करेंगे। एंटेगोनिस्ट होता है यानी खलनायक होता है ना, दूसरे करेक्टर्स होते हैं। थॉट जो है वो एक तरीके से मैसेज होता है ट्रेजेडी का। डिक्शन जो है वो डायलॉग्स होते हैं, डिक्शन उसकी लैंग्वेज, डायलॉग्स भाषा उसकी, उसको डिक्शन कहते हैं, है ना। सॉन्ग जो है वो आपका उसका मेलोडियस प्रेजेंटेशन होता है, पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है या वैसे भी सॉन्ग्स डाले जाते हैं। और स्पेक्टेकल का मतलब होता है आपका सीनरी, दृश्य। सपोज करिए आप हैमलेट जो है वो उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, तो जब हैमलेट जो है अपनी मदर से मिलने के लिए जो है वो जाएगा, तो वहाँ पर पीछे जो सीनरी होगा, जो स्पेक्टेकल होगा, वो कुछ अलग होगा। और जब हैमलेट जो है वो क्लोडियस के पास में जाएगा, अपने अंकल के पास जाएगा, उससे झगड़ा करने जाएगा, तो उस पीछे सीनरी यानी पर्दा जो है वो कुछ अलग होगा। तो जो सीनरी है, जो बैकग्राउंड कर्टेन जो है आपका, बैकग्राउंड में जो कर्टेन लगा है वही आपका स्पेक्टिकल है, वही आपका एक तरीके से जो है वो सीनरी है, उसी को हम स्पेक्टिकल कहते हैं। हमेशा याद रखें, आप इसको स्पेक्टिकल को ऊपर ले लें, सॉन्ग को नीचे ले लें, क्रम के अंदर जो है प्लॉट आप देखेंगे, फर्स्ट करेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग, माने आपको इनको इसी तरीके से याद रखना है। प्लॉट क्या होता है भाई, घटनाएं, है ना, घटनाओं का एक तरह से अरेंजमेंट जो प्लॉट होता है। करेक्टर के बारे में बात करेंगे हम। थॉट यानी सिंपल मैसेज जो है वो, माने कोई ट्रेजेडी जो है उसका मैसेज क्या है, उसके पीछे एक अंडरलाइंग थॉट जो है वो रहता है, वो क्या है, वो आपको देखना है। तो ये 6 जो है आपको याद रखने हैं पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी कौन सी थी, गोरबोडुक थी, है, किसने लिखा था, थॉमस सेक्विली एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखा था। बाद में इसको टाइटल क्या दिया गया था, फेरेक्स एंड पोरेक्स। तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, आप ध्यान से देख लो भाई। फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी का नाम गोरबोडुक, थॉमस सेक्विली ने लिखा था, थॉमस सेक्विली एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखा था, है ना। और फेरेक्स एंड पोरेक्स जो इसका बाद का टाइटल है। रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है आपका, ये आपका 16th सेंचुरी प्ले है बाय निकोलस उडाल, विच इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉमेडी टू बी रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हम फर्स्ट कॉमेडी मानते हैं और इसको हम फर्स्ट जो वो ट्रेजेडी जो है वो मानते हैं, है ना। तो आप इसको जो वो देखेंगे, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी और फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ट्रेजी कॉमेडी जो है वो क्या रहती है आपकी, ट्रेजी कॉमेडी का मतलब ऐसा होता है कि जो है तो वो एक तरीके से कॉमेडी ही है, मतलब उसका हैप्पी एंड होता है, लेकिन पूरा का पूरा प्ले, उसका एटमॉस्फेयर ट्रेजिक जो है वो बना रहता है। जैसे ए ट्रेजिक कॉमेडी इज ए ड्रामेटिक फॉर्म दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इट परफॉर्म्स ए ट्रेजिक एक्शन। सबसे पहली बात, ट्रेजिक एक्शन को परफॉर्म करती है ना, लेकिन इट shows the possible disaster to the protagonist through serious action yet it ends happily। सबसे बड़ी बात बताओ, सारा ट्रेजिक एटमॉस्फेयर है लेकिन एंड इसका हैप्पी होता है, दैट इज ट्रेजिक कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है आपका, ये
और सिम्बेलाइन जो है ना, द विंटर्स टेल जो है, ये आपके बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसके, ट्रेजी कॉमेडी के। तो ट्रेजी कॉमेडी के बारे में आप याद रखें कि ये हैप्पीली एंड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं मेलोड्रामा की। एक टर्म है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा और हॉरर प्ले इज ए डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, है ना, एक ऐसा प्ले जिसमें सेंसेशनल सीन्स हैं, वायलेंस हैं, क्रूअल्टी हैं, मर्डर्स हैं, ब्लड शेड हैं, रक्तपात हैं, खून खराबा है, हिंसा है, उसको हम मेलोड्रामा जो है वो कहते हैं। और एलिजाबेथन एज के अंदर जो है इस तरह के प्लेज जो हैं वो लिखे गए थे। उसके बाद कॉमेडी की अगर जो हम बात करें तो कॉमेडी एक ऐसा लिटरेरी वर्क जो है जो हैप्पी एंडिंग जो है उसकी रहती है, मतलब ट्रेजेडी में सोरोफुल एंडिंग रहती है, एंड्स विद द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, है ना, विद द फॉल ऑफ ए हीरोइक फिगर। लेकिन कॉमेडी जो है उसमें हैप्पी एंडिंग होता है और उसका पर्पज़ यही होता है कि ड्रामेटिस्ट जो है वो ये, है ना, अम्यूज़मेंट के साथ साथ वो जस्ट जो है जो सोसाइटी के अंदर जो वाइसेस जो हैं, बुराइयां जो हैं, उनको वो एक तरीके से जो है वो शो करता है, उनको रिवील करता है बुराइयों को जो है। तो अगर जो हम देखें तो कॉमेडी जो है उसका जो पर्पस जो है, इट इज़ नॉट ओनली टू अम्यूज़ बट ऑल्सो टू इंस्ट्रक्ट करना भी जो है उसका पर्पस जो है वो रहता है। रोमांटिक कॉमेडी जो है, माने आप ध्यान रखिए, जो शेक्सपियर ने लिखा वो सारा का सारा जो वो क्या था, रोमांटिक कॉमेडी जो है वो उसको कहेंगे अपने। शेक्सपियरियन कॉमेडी जो है वो रोमांटिक कॉमेडी ही है। उसके कुछ एक फीचर्स हैं, आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी, कि निम्न में से कौन सा जो वो रोमांटिक कॉमेडी जो उसका फीचर जो वो नहीं है। सबसे पहली बात कि उसमें एक लव अफेयर रहता है ना, एक पेस्टोरल वर्ल्ड रहता है बैकग्राउंड में, कोई गांव, जंगल, देहात, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, द एलिमेंट ऑफ डिस्गाइजमेंट एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, माने कॉमेडी जो है उसमें एक एलिमेंट रहता है, खास करके रोमांटिक कॉमेडी या शेक्सपियरियन कॉमेडी में, डिस्गाइजमेंट एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी करेक्टर्स भेष बदल लेते हैं, जनरली हीरोइंस, इसको हम बोलते हैं डिस्गाइजमेंट एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया ने बदला, ठीक है। 12th नाइट जो है उसमें वायला जो है उन्होंने जो है वो बदला। एज यू लाइक इट जो है उसमें सीलिया ने भी बदला और रोजेलिंड ने भी बदला। यानी ये जो डिस्गाइजमेंट होता है, भेष बदलना होता है, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है रोमांटिक कॉमेडी का, यानी शेक्सपियरियन कॉमेडी जो है उसका। अच्छा, उसमें एक क्लाउन भी रहता है, जोकर रहता है, और ये बड़ा ही जो है आपका वाइज रहता है। क्लाउन होगा लेकिन वो वाइज होगा, जोकर है लेकिन वो वाइज है, बड़ी विजडम की बातें करता है। एंड विटी हीरोइन, जो हीरोइन जो है ना वो विटी रहती है, माने बुद्धिमान होती है। इवन रस्किन जो है उन्होंने एक बार कहा था कि शेक्सपियर हैज़, ठीक है, नो हीरोज बट हीरोइंस, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट हीरोइंस, माने शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं उसमें सिर्फ हीरोज हैं, हीरोइंस है ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या है, ये नहीं कि उसमें हीरोइन, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट हीरोइंस, माने उसमें हीरो ही नहीं है, हीरो तो है लेकिन वो फ्रंट में नहीं है, वो डोमिनेटिंग नहीं है, उसका रोल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। डोमिनेट कौन करता है, हीरोइंस करते हैं, किसको, कॉमेडीज को। और ट्रेजेडीज में जो है ये काम किसका होता है, हीरो का रहता है, जो यहाँ पे हीरोइन का रहता है। सॉन्ग्स जो हैं ये भी आपके रहते हैं। तो रोमांटिक कॉमेडी जो है उसके कुछ एक फीचर्स हैं, आप इसको जो वो देख लेंगे कि ये फीचर्स रोमांटिक कॉमेडी के रहते हैं। उसके बाद में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा कि किसके साथ एसोसिएट करते हो आप इसको हम जो है वो बेन जॉनसन के साथ एसोसिएट करते हैं, है ना। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है, बेन जॉनसन जो है उनका एक थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स जो है ना, तो ग्रीक थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स को बेस बना करके अपनी कॉमेडी जो वो लिखी थी। सीधा सा मतलब है, जैसे कि ये जो ह्यूमर्स के नेम है, ब्लड, फ्लेम, कोलेर एंड मेलैंकोली। अब सपोज करिए कि एक कोई जितने भी ह्यूमर, यहाँ ह्यूमर का मतलब हास्य नहीं है, ह्यूमर का मतलब हास्य नहीं है, ये चार ह्यूमर हमारी बॉडी में रहते हैं और ये चारों ही बैलेंस्ड रहते हैं। अगर जो इनमें इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। तो बेन जॉनसन ने क्या किया, वो एक पर्टिकुलर ह्यूमर को ले लेते हैं, जैसे ग्रीड ले लिया और ग्रीड के ऊपर पूरा एक प्ले लिख दिया, जैसे द एल्केमिस्ट जो है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है किसके साथ एसोसिएट करते हैं, बेन जॉनसन के साथ में।
और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये बढ़िया टर्म है, ये इसको हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। रेस्टोरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेस्टोरेशन एज में थी, और ये क्या करती है, फैशनेबल अपर क्लास सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड जो उसको सेटराइज करते हैं, उसको व्यंग करती है उसके ऊपर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, है ना। नंबर 1, अपर क्लास सोसाइटी जो है आपकी लंदन की उस समय की, उसको 17th सेंचुरी की, उसको वो सेटराइज करती है, उसको जो है एक तरीके से उसके ऊपर एक व्यंग है। ये पूछेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कौन सी सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। क्या उद्देश्य है इसका, सरकाज्म करना, व्यंग जो है किसके ऊपर, अपर क्लास फैशनेबल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उसके ऊपर करना, उनके जो मैन एंड मैनर्स जो हैं उनके ऊपर सरकाज्म करते हैं, व्यंग करते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं फार्स की, है ना। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि ये भी आपका एक टाइप ऑफ कॉमेडी रहता है ना। द सिचुएशंस प्रेजेंटेड इन दीज कॉमेडीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्रूड एंड एग्जैजरेटेड, है ना, बढ़ा चढ़ा करके जो है वो बताया जाता है। और बॉइस्टरस लाफ्टर जो है, मतलब जिसको आप कहें कि हंस हंस करके आदमी जो है उसके पेट में बल पड़ जाए, इस तरह की जो कॉमेडी हैं वो फार्स जो कहलाते। पहले दरअसल ड्रामा जो रहता था उसमें कुछ एक फार्सिकल सीन्स जो डाले जाते थे, है ना भाई, ट्रेजिक एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर रहता है और उसमें फार्सिकल सीन्स जो है उसमें डाल दिए जाते हैं हंसी मजाक के लिए, तो उसी से ये फार्स आया। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमेडी। कुछ ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं, आप इनको जरूर पढ़िए। मैं जो यहाँ पे संक्षेप में जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, उद्देश्य यही है कि आप इनको थोड़ा और डिटेल में इनको देखिए कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोलोलोक्वी सबको पता है, एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, है ना। जनरली ड्रामा जो है उसमें एक व्यक्ति को स्टेज पर अकेले खड़ा कर दिया जाता है और वो अपने आप से बातें करता है ना। ऑडियंस जो है उसको सुनते हैं, स्टेज पे घूम घूम के वो बातें करता है। टॉकिंग टू वन सेल्फ का मतलब खुद से बातें करना, उसको सोलोलोक्वी जो है वो कहते हैं। असाइड और सोलोलोक्वी में क्या फ़र्क रहता है, सोलोलोक्वी में तो स्टेज के ऊपर एक कैरेक्टर जो है वो आपका खड़ा है और बातें कर रहा है। असाइड, अच्छा स्टेज पर कोई और नहीं है, सोलोलोक्वी में स्टेज पे कोई और नहीं है। असाइड में माने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं और मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऑडियंस को तो सुन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो ये प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं कि हमने नहीं सुना, वो सुनते नहीं है ना। बस इतना सा डिफरेंस है कि सोलोलोक्वी में स्टेज पे कोई और होता नहीं है और असाइड में कोई और होता है, समझे कि नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे। असाइड जो है, इट इज ए रिमार्क इन ए प्ले दैट इज इंटेंडेड टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस बट अनहर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले। भाई ऑडियंस तो सुने लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो ना सुने, वो असाइड है ना। और वो आपका सोलोलोक्वी कुछ अलग है। इसको हम सही प्रोनाउंसिएशन है सलोलोक्वी, नॉट सोलोलोक्वी, इट इज सलोलोक्वी। उसके बाद में जो है आपका कोरस जो है ना। आप रामलीला गए हो, वहाँ पे एक कैरेक्टर जो बीच बीच में आकर के बताता है कि अब हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी लंका दहन के लिए जो हो जाएंगे, तो वो जो व्यक्ति है जो प्ले की घटनाओं के ऊपर कमेंट कर रहा है वो उस प्ले का पार्ट नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन उसकी घटनाओं पर कमेंट कर रहा है, तो उसको हम कोरस कहेंगे। कि एक सिंगल कैरेक्टर होता है जनरली जो प्रोलोग बोलता है, इंट्रोडक्शन देता है, और जो प्ले के जो दूसरे पार्ट जो हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करता है। किसका काम करता है, एक लिंक जो है उसका काम करता है ना। तो ये कोरस जो है आप इसको भी याद रखें। हमर्शिया जो है, हमर्टिया जो है अरिस्टोटल ने दिया था। देखिए हीरो जो है, नायक जो है ट्रेजेडी का, उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु क्यों होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। वो जो डिफेक्ट जो है ना वो हमर्टिया है ना। इट इज ए फ्लॉ और शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब कोई कमी किसमें, ट्रेजिक हीरो में, जो उसको उसके ट्रेजिक एंड की तरफ लेकर के जाती है। कोई ना कोई कमी जो है उसको हम बोलते हैं। और इसको ग्रीक हमर्टियन शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू मिस द मार्क या टू अर। ये दोनों याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, टू मिस द मार्क और टू अर, है ना। नायक के अंदर कमी जो होती है, जो कमी उसको ट्रेजिक एंड की तरफ लेकर के जाती है, उसको हम हमर्टिया जो है वो कहते हैं। आप इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद जो है आपका कैटास्ट्रोफी, ट्रेजेडी में जो फाइनल एंड होता है, मतलब पूरा एकदम जिसको बोलते हैं, इट इज ए सडन इवेंट दैट कॉजेज वेरी ग्रेट टर्बल और डिस्ट्रक्शन। इट इज जनरली द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है ट्रेजेडी में,
नायक मर जाता है, तो वो कैटास्ट्रोफी जो है वो कहलाता है। कैटास्ट्रोफी जनरली हम ट्रेजेडी के साथ एसोसिएट करते हैं, और डिनाउमेंट जो है हम आपका किसी भी प्ले के लिए यूज कर सकते हैं, वो ट्रेजेडी के लिए यूज कर सकते हैं और कॉमेडी के लिए भी यूज कर सकते हैं डिनाउमेंट जो है वो, है ना। इट इज द फाइनल पार्ट ऑफ ए प्ले, ये भी एंड है, ये भी एंड है। इसको हम सिर्फ ट्रेजेडी के लिए यूज करते हैं, इसको हम ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इन विच मैटर्स ऑफ द प्लॉट आर एक्सप्लेन्ड और रिजोल्व्ड, अंत में सब कुछ सही हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है, तो वो डिनाउमेंट होता है। जनरली आप कॉमेडी में भी इसको यूज करते हैं और ट्रेजेडी में भी, और ये आपका सिर्फ ट्रेजेडी में आप यूज करते हैं इस टर्म को जो है, ओनली ट्रेजेडी में, और इसको हम किसी भी प्ले के अंदर यूज कर सकते हैं। दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। एक्सपोजिशन जो है आपका बिगिनिंग होता है। सपोज करिए कि आपका कोई प्ले चल रहा है, उस प्ले में जो है क्या होगा, अभी शुरू हुआ, तो जो बिगिनिंग में एक सेटिंग की जाती है, माने दैट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ स्टोरी दैट सेट्स द स्टेज फॉर द ड्रामा। 8-10 कैरेक्टर हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, कहानी जो है उसको बता दिया जाएगा कि भाई ये कहानी है और ऐसे ये राइज होगी, वो एक्सपोजिशन है। जनरली एक्सपोजिशन का मतलब बिगिनिंग होता है। क्या होता है? बिगिनिंग, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, सेटिंग करना सारी, है ना। और एक ये टर्म जो है आपकी कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ हम किसको बोलते हैं, माने ट्रेजेडी है ना। अब कोई ट्रेजेडी में खूब ट्रेजिक एक्शन है वहाँ पर, और कई बार इतना ज़्यादा हावी हो जाता है वो ट्रेजिक एक्शन जो है कि ट्रेजेडियन ये चाहता है कि उस स्ट्रेस को, जो ऑडियंस के माइंड में जो स्ट्रेस है उसको रिलीज किया जाए, तो वो एक आधा सीन डाल देता है कॉमेडी का उस एटमॉस्फेयर में, ट्रेजिक एटमॉस्फेयर में, उसको हम कहते हैं कॉमिक रिलीफ, है ना। इट इज ए ह्यूमरस और फार्सिकल सीन इंसर्टेड इन ए सीरियस लिटरेरी वर्क और ड्रामा, स्पेशली इन ए ट्रेजेडी। इट्स एम इज टू रिलीव द स्पेक्टेटर्स फ्रॉम द ट्रेजिक टेंशन। स्पेक्टेटर्स, दर्शक जो हैं, वहाँ से ट्रेजिक टेंशन को हटाना, यानी रिलीव करना, दर्शक के मस्तिष्क से टेंशन को रिलीव करना, खत्म करना, वो इसका उद्देश्य रहता है कॉमिक रिलीफ का। जरूर देखिएगा इसको जो है वो। ड्रामेटिक आयरनी, इट अकर्स इन ए प्ले व्हेन द ऑडियंस नोज फैक्ट्स ऑफ विच द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर इग्नोरेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेजिक आयरनी। It is the part of the structure of the play than the words of the characters। जी हाँ, ड्रामेटिक आयरनी, विडंबना भी कहते हैं हिंदी में उसको, माने कुछ ऐसा जिसको ऑडियंस को तो पता होता है लेकिन स्पीकर को नहीं पता होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैकबेथ जो है, जो प्ले है, उसमें जो किंग डंकन जो है उसको पता नहीं है कि मेरा आज मर्डर होने वाला है। कहाँ पर? मैकबेथ के घर पे। जब वो मैकबेथ के घर पे जाता है तो वो वहाँ पर ये कहता है कि दिस कास्टल हैज़ ए वेरी प्लेजेंट सीट, माने ये किला जो है वो कितना अच्छा है। अब उसको मालूम ही नहीं है कि इस किले में उसकी मृत्यु होने वाली है। ड्रामेटिक आयरनी से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि ऑडियंस जो है उसको पता है लेकिन कैरेक्टर जो बोल रहा है उसको नहीं पता है ना। तो उसको हम ड्रामेटिक आयरनी जो है वो कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप जो देखेंगे। ओथेलो प्ले जो है उसमें डेस्डिमोना जो है उसको नहीं पता है कि यागो जो है वो उसके लिए खराब मतलब उसके लिए एक बुरा करेक्टर है, उसके लिए बुरा बुरा कर रहा है, फिर भी उसको हमेशा वो ऑनेस्ट यागो कहती है। मीन्स दिस इज ए ड्रामेटिक आयरनी ऑन द पार्ट ऑफ डेस्डिमोना। डेस्डिमोना के पार्ट में एक ड्रामेटिक आयरनी है। और वहाँ डंकन जो है, जब करेक्टर क्या बोल रहा है उसको खुद को ही नहीं पता कि ये गलत है, ओपोजिट है ना, तो उसको हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ऑडियंस को पता रहता है। जरूर देखें इस टर्म को जो है। कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका, माने कोई भी ड्रामा जो है वो बिना कॉन्फ्लिक्ट के हो ही नहीं सकता। ड्रामा इज बोर्न आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, लड़ाई, स्ट्रगल, संघर्ष। बिना संघर्ष के, बिना द्वंद्व के ड्रामा कहाँ से होगा? दो तरह का होता है कॉन्फ्लिक्ट। एक एक्सटर्नल, ये होता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन सोसाइटी, पर्सन फेट एटसेट्रा, और एक होता है इंटरनल, विद इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। समझ रहे हो? जनरली किसी भी प्ले में दोनों तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल पर्सन टू पर्सन होता है और इंटरनल उसके दिमाग के अंदर। जब आप हैमलेट और क्लोडियस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हो तो वो एक्सटर्नल है, लेकिन जब हैमलेट टू बी और नॉट टू बी करते हैं सोलोलिकी में, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट दैट इज विद इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो वो कहते हैं। उसके बाद जो है
ये एक फ्री टैक्स पिरामिड है। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक्सपोजिशन बिगनिंग होती है ड्रामा में, और यहाँ बिगनिंग में स्टेज सेट कर दिया जाता है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक इंसिडेंट होती है, कोई घटना होती है। सपोज करो हम हैमलेट का एग्जाम्पल लें, तो हैमलेट में जब हैमलेट के फादर का घोस्ट जो है वो मिलता है ना, हैमलेट को और उसके फ्रेंड को जो है, तो वो जो घटना जो है वो इनिशियल इंसिडेंट है। इसको हम इंसाइटिंग इंसिडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइटिंग इंसिडेंट भी जो है वो कहते हैं। तो ये घटना होती है, उसके बाद में एक्शन राइज करता है, ठीक है, राइज करता जाता है। अब क्लाइमेक्स आ गया, यहाँ पे क्या है आपका क्लाइमेक्स है भाई, इससे ऊपर नहीं जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट इससे ऊपर नहीं जा सकता। माने द मोस्ट सस्पेंसफुल पार्ट ऑफ द प्लॉट जो हो, उस प्लॉट का सबसे सस्पेंसफुल पार्ट जो हो। फिर उसके बाद एक्शन जो हो, फॉलिंग एक्शन आता है ना, और यहाँ पर चीजें रिजोल्व होना शुरू हो जाती हैं, सॉल्यूशन हो जाता है। अब ट्रेजेडी है तो उस हिसाब से सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमेडी है तो उस हिसाब से हो जाएगा। और ये आपका है डिनाउमेंट या कैटास्ट्रोफी भी यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से है। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग एक्सपोजिशन पूछेंगे आपसे, बिगिनिंग को बोलते हैं। ये इंसाइटिंग इंसिडेंट होती है, इस घटना से के बाद में राइजिंग एक्शन होता है। फिर जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सस्पेंस होता है उसको क्लाइमेक्स कहते हैं। फिर एक्शन नीचे आता है, यहाँ पे रिजोल्यूशन होता है चीज़ों का, और यहाँ पे एंड है। डिनाउमेंट का मतलब जो है आपका एंड है ना। ये आपका फ्री टैग चार्ट है ना। तो नो डाउट एक सेशन में इस को करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो टर्म्स हमने यहाँ पर आपको बताई हैं उनको प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लें। और आप इससे रिलेटेड एक क्विज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में है, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि ड्रामा जो लिटरेरी फॉर्म जो है उसको लेकर के आप कितने तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर इसको पूरा करना बहुत बड़ा टास्क है, एक हरक्यूलियन टास्क है, लेकिन फिर भी हम इसको कर सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ में। मैंने कोशिश की है कि इस 30 to 40 मिनट्स के सेशन में आपको बहुत कुछ जो बताने की, फिर भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको रिवाइज जरूर करें और उनको एक बार पढ़ें जरूर। एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें हमें करनी है ना। आप बुक से करिए, आप किसी और वीडियो लेक्चर से करिए, लेकिन उसको करिए। तो मैं जो है वो आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन जो है उससे कुछ फ़ायदा होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके एक दो क्वेश्चन जो है वो ज़रूर सही होंगे, है ना। तो आप जुड़े रहिए जी हेल्प सूरतगढ़ के साथ में, और इसी तरीके से हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के जो आते रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर भी। एक नई सीरीज हम जो है वो चला रहे हैं, वो ये कि हम आपको क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए आपको देंगे। तो उनको आप ज़रूर जो है वो देखें और क्विज करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे एक बार नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।